वेलकम टू प्री मेड पल्स। आज की वीडियो के अंदर हम सिंबोर्ड क्लास 9 बायोलॉजी के पहले चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसके सारे इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो के अंदर, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट हैं, ताकि आपको पूरा एक ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू मिल जाए पूरे चैप्टर का, कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी इस वीडियो को देखें तो आपको पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जहन में आ जाए। सबसे पहला आपको टॉपिक जो बुक के अंदर दिया गया है वो दिया गया है इंट्रोडक्शन का, जिसके अंदर बायोलॉजी की डेफिनेशन को कवर किया गया है। तो बायोलॉजी का वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। बायो एंड लॉजी मीन्स लोगोस, यानी कि स्टडी। बायो मीन्स लाइफ, या इसकी ये बेसिक लिटरल मीनिंग हो गई स्टडी ऑफ लाइफ। ये बुक में भी इतनी ही मेंशन है। लेकिन एक और पॉइंट आप ये याद रख लें कि बायोलॉजी में सिर्फ स्टडी ऑफ लाइफ नहीं, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, बल्कि वो नॉन लिविंग फैक्टर जो कि लाइफ से लिंक करते हैं उनकी भी स्टडी की जाती है। जैसे H2O वाटर हमसे लिंक करता है, उनकी भी स्टडी बायोलॉजी में की जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनकी भी स्टडी की जा सकती है। बायोलॉजी की 3 मेजर डिवीजन है: ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, बॉटनी के अंदर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, बल्कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है उनको देखने के लिए। इसके अंदर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया गया है लाइफ का, जिसमें बताया गया है कि लाइफ को हम प्रॉपर्ली डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंस करने के लिए हम कुछ फंक्शंस पे गौर करके उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी अगर कोई चीज़ डाइजेशन कर रही है, रेस्पायरेशन कर रही है, मूवमेंट कर रही है, ग्रोथ कर रही है, रिप्रोडक्शन कर रही है, तो ऐसी चीज़ को हम बोलेंगे लाइफ। और अगर ऐसे कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही इसमें से, तो हम उसको नो लिविंग थिंग करेक्टराइज कर देंगे। फिर इसके बाद ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया गया है, कि इसमें बताया गया है कि मॉडर्न बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी हमारे पास डिटेल ओवरव्यू आ गया है लाइफ का मॉडर्न दौर में 20th सेंचुरी के बाद, तो इसलिए बहुत सारी ब्रांचेस में डिस्टिंग्विश कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस दी गई हैं। पहली मॉर्फोलॉजी दी गई है, जिसके अंदर हम एक्सटर्नल फॉर्म की स्टडी करते हैं। एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर हम सेल की स्टडी करते हैं और उसके ऑर्गेनेलीज की स्टडी करते हैं। सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, जो कि हमारे पास सेल थ्योरी के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है। फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी के अंदर हम टिश्यूज़ की, प्लांट और एनिमल्स के टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर एपिथेलियल, कार्डियक, मसल्स, टिश्यूज़, ये सारे आ सकते हैं। फिजियोलॉजी के अंदर फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। टेक्सोनॉमी के अंदर हम ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स की स्टडी करते हैं, किस तरह ग्रुप किया गया है एनिमल्स को, उनकी नेमिंग, उनके रूल्स, प्रिंसिपल, ये सब पढ़ते हैं। जेनेटिक्स के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करेक्टर्स, जो विरासत से करेक्टर मिले, जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं, उनकी स्टडी की जाती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है। एम्ब्रियो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लाइफ होते हैं। एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग थिंग का नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं और उनके इफेक्ट को स्टडी करते हैं। पैलियोंटोलॉजी में रिमोस्ट पास्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो पास्ट में ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे उनकी स्टडी करते हैं उनके फॉसिल्स की मदद से। इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम टेक्निक्स की स्टडी करते हैं, जो कि हमारी जीन्स के अंदर तब्दीली लाकर हम डिज़ायरेबल करेक्टर्स को अचीव कर सकते हैं। सोशियो बायोलॉजी के अंदर हम सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट की स्टडी करते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से लगकर अपना फ़ायदा करें और उसका नुकसान, जैसे मॉस्किटो। फार्माकोलॉजी के अंदर हम एक्शन ऑफ ड्रग्स, उनकी प्रिपरेशन, किस तरह बनते हैं दवाइयाँ, मेडिसन, उन सब की स्टडी फार्माकोलॉजी में की जाती है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, जो कि सेल को और उसके ऑर्गेनेलीज को बनाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी है विद अदर साइंसेस, यानी कि बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारी साइंस की फील्ड से लिंक करता है। सबसे पहले इसमें दी गई है बायोफिज़िक्स, फिर बायोमैथमेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी, बायोइकोनॉमिक्स। बायोफिज़िक्स से इस तरह लिंक करता है कि कुछ प्रिंसिपल और लॉज जो हैं फिज़िक्स के बायो के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होते हैं इस तरह, जैसे कि हम एक्सरेज हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हो गए, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई होते हैं कुछ टेक्निक्स और प्रिंसिपल, इसलिए बायो का फिज़िक्स से इंटरेक्शन है। बायोमैथमेटिक्स की मुराद ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर
के अंदर स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स किए जाते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास लिपिड लिपिड हो गया, बायोमॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं, इनकी स्टडी की जाती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोजियोग्राफी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है कि जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से, अपने खिताई रीजन के हिसाब से उनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कुछ पार्टिकुलर एनिमल्स अपने ही पार्टिकुलर रीजन में रहते हैं। बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम बात करते हैं इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म की, जो कि मीट, जैसे कि मीट प्रोडक्शन के लिए हमारे पास ज़रूरी है, और इसके अलावा कॉस्ट प्रॉफिट वैल्यू की हम बात बायो इकोनॉमिक्स में करते हैं। बायो मैथमेटिक्स की एग्जाम्पल में आप ये भी ले सकते हैं कि कोविड-19 में जब हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेटा कलेक्ट किया गया कि कौन कौन इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन नहीं हो रहा, तो ये सब बायो मैथमेटिक्स के अंदर किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास कैरियर्स दिए गए हैं बायोलॉजी के अंदर, यानी कि जो बच्चा बायोलॉजी को अडेप्ट करता है वो कुछ प्लान कर सकता है कैरियर्स के अंदर, कुछ फील्ड्स के अंदर। सिर्फ अगर हम सोसाइटी की नज़र से देखें तो वो उनके मुताबिक सिर्फ बंदा जो बायोलॉजी ले रहा है वो सिर्फ मेडिसिन में ही जा सकता है, यानी कि MBBS कर सकता है, बट इट इज़ रॉन्ग। इसके अलावा भी सबसे पहली मेडिसिन एंड सर्जरी है। जो मेडिसिन से मुराद ये है कि डील्स करती है जो कि डियाग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ को पहचानती है फिर उसके ट्रीटमेंट में मदद करती है, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं आमतौर पर। और सर्जरी में हम ऑपरेशंस होते हैं जो कि रिपेयर करते हैं, रिप्लेस करते हैं, अफेक्टेड ऑर्गन को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और को रिप्लेस करने की, हटा के दूसरा लगाने की। एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी होती है, यानी कि कुछ क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को, डेयरी प्रोडक्ट को, जिससे हमारी मईशत पे भी गहरा असर पड़ता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर हम न्यू का वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को डेवलप करते हैं बाय म्यूटेशन करके, सही मुख्तलिफ हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके। फॉरेस्ट्री के अंदर हम डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट की स्टडी करते हैं, और फॉरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है बायोडाइवर्सिटी की। फार्मिंग के अंदर हम फार्म्स की डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, डिफरेंट फार्म्स की, जैसे फ़िश फार्म हो गया, कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म, जिनकी मदद से हमारे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में इम्पॉर्टेंस हासिल होती है, इकोनॉमिक ऊपर जाती है, जिससे हमारे पास मिल्क बन जाता है, लेदर मिलता है, हमें वूल मिलता है, एक्सेट्रा। एनिमल हस्बेंड्री में हम ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर केयर की जाती है एनिमल्स की, और उनकी ब्रीडिंग की एनिमल्स कराई जाती है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। फिशरीज़ के अंदर हम क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फ़िश की क्वालिटी यानी कि ख़ासियत को, और क्वांटिटी तादाद को। बायोटेक्नोलॉजी वापस से आ गया, यानी कि कुछ ऐसी टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है इस प्रोफेशन के अंदर जिसके ज़रिए जीन के अंदर तब्दीली लाकर हमारे पास डिज़ायरेबल कैरेक्टर अचीव किए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है कुरान इंस्ट्रक्ट्स बायोलॉजी, सही है। तो कुरान के बारे में रिलेशन जो है बायोलॉजी से वो बताया गया है, जिसमें ये बताया गया कि अल्लाह अलमाइटी ने, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी होली बुक में, हमारी जो ये मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद, इसमें बहुत सी जगहों पर लाइफ का जिक्र किया, उनके ओरिजिन का, उनके करैक्टरिस्टिक का, उनकी क्लासिफिकेशन का। तो इसी हवाले से कुछ आयतें हमारी बुक में भी शामिल की गई हैं। जैसे एक मैं पढ़ देता हूँ, सूरह अंबिया की वर्स 30 है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर, यानी हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया है। इसमें जो पानी है, वाटर जो है, कंसिडर कर रहा है प्रोटोप्लाज्म को, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म बेसिस ऑफ लाइफ है, केमिकल और फिजिकल बेसिस दोनों है। और प्रोटोप्लाज्म का 70 to 90% जो होता है वाटर कंसिडर करा जाता है। अच्छा, इसके अंदर दो और आयतें हैं। फिर उसके बाद दो कुरानी आयत और दी गई हैं, जिसमें एक में कॉन्सेप्ट दिया गया है ओरिजिन का और क्लासिफिकेशन का, दूसरे में प्लांट के ओरिजिन, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। तो वो मैंने अपलोड कर दी है कुरानी आयत वाली, वो आप देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि इस वाली लेक्चर में ये कवर नहीं हो पाएंगी पूरी। इसके बाद है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, जिसके मैं मेन पॉइंट बता रहा हूँ। जाबिर बिन हयान मुस्लिम साइंटिस्ट में पहले नाम पर हैं, फिर अब्दुल मलिक असमई, फिर बू अली सीना। जाबिर बिन हयान की दो फेमस बुक हैं, अल नबातात और अल हैवान। अल नबातात उनकी प्लांट पर है और अल हैवान जो है उनकी एनिमल्स पर है। अब्दुल मलिक असमई ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, वो ग्रेट जोलॉजिस्ट थे। अच्छा, इनके बुक्स के नाम आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, अल खील, अल इबील, अल शत, अल वहूश, खलकुल इंसान। बू अली सीना जो थे उनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कंसिडर किया जाता है। उन्होंने बहुत सी डिजीज़ को आइडेंटिफाई किया, जैसे ट्यूबरक्लोसिस और इन्फ्लेमेशन एक्सेट्रा। उन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में भी काम किया, एस्ट्रोनॉमी में भी, फिज़िक्स में भी और पैलेंटोलॉजी में भी। उनकी जो फेमस बुक है वो है अल कानून और फिल तिब अल शफा।
इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर हम कोई एक बिल्डिंग देख रहे हैं, उस बिल्डिंग के अंदर हमें फ्लोर्स दिख रहे हैं, यानी कि उस बिल्डिंग के अंदर फ्लोर होंगे। फ्लोर्स के अंदर हम जब जाएंगे तो फ्लोर्स के अंदर रूम्स होंगे, पार्टिकुलर रूम के अंदर दीवारें होंगी, वॉल्स होंगी। उन वॉल्स के वो वॉल्स भी जो बनी होंगी वो एक ब्लॉक से मिलकर बनी होंगी, और वो ब्लॉक भी मिलकर बना होगा सीमेंट से। इसी तरह हमारी बॉडी भी मुख्तलिफ लेयर से मिलकर बनी है। उसी पूरे लेयर्स के बनने के प्रोसेस को, स्ट्रक्चर बनने के प्रोसेस को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जिसका पहला जो लेवल है वो है एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि सारे मैटर जितने भी हैं इस दुनिया में वो एटम से मिलकर बने हैं, इसी तरह हमारा सेल भी है मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? वो बनते हैं एटम से मिलकर। अच्छा, हमारे जो मॉलिक्यूल्स, जो हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उनको बनाने में सारे एलिमेंट्स यूज़ नहीं होते, बल्कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स यूज़ होते हैं नेचर के अंदर, जो कि बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और टोटल बायो एलिमेंट्स हैं 16। उनमें से 6 जो हैं वो बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इनको बेसिक एलिमेंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये 6 हैं और बायो एलिमेंट्स टोटल 16 हैं। इसके बाद सेकंड लेवल आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है मॉलिक्यूल्स का बनना। एटम तो है, एटम के बाद जब 2 एटम कंबाइन हुए, 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन हुए, तो वो मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। और यही बाइंडिंग ऑफ एटम, यानी कि बाइंडिंग ऑफ एटम तो मॉलिक्यूल कहलाएगा, लेकिन यही मॉलिक्यूल जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिंक करेंगे, तो यही मॉलिक्यूल कहलाएंगे बायो मॉलिक्यूल। और ये 2 तरीके के पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक माइक्रो मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होगा छोटे मॉलिक्यूल, मैक्रो का मतलब होता है बड़े मॉलिक्यूल। माइक्रो में हमारे पास अमाइनो एसिड आ गया, ग्लूकोज आ गया, फैटी एसिड आ गया। और मैक्रो मॉलिक्यूल में हमारे पास आ सकती हैं एग्जाम्पल प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। ये माइक्रो मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं तो यही मैक्रो मॉलिक्यूल को कंपोज करते हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास प्रोटोप्लाज्म बनता है। प्रोटोप्लाज्म हमारा ओवरऑल फ्लूइड होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, और इसके साथ साथ न्यूक्लियस के अंदर भी एक हमारे पास फ्लूइड मौजूद होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि लिविंग पार्ट भी कंसिडर किया जाता है। और इसको बेसिक फाउंडेशन ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, फाउंडेशन ऑफ केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोला जाता है, और फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। अच्छा, जब यही प्रोटोप्लाज्म एक फंक्शनल यूनिट के तौर पे काम करता है, यानी कि इसके अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज आके अटैच हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, न्यूक्लियस आ गया, गोल्जी बॉडी आ गया, लाइसोसोम आ गया, राइबोसोम्स आ गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ गया, और एक फंक्शनल तौर पे काम कर रहा है, तो ये कहलाएगा सेल। और यही सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो कंपोज करते हैं टिश्यू को। और जब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो वो कंपोज करते हैं ऑर्गन को। और जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स कंबाइन होकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो करते हैं कंपोज ऑर्गन सिस्टम को। और जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब कंपोज होकर एक पूरे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कंपोज करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा, इसका मैंने पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ वीडियो अपलोड की हुई है इसने। अभी तो हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ ओवरऑल बेसिक ओवरव्यू और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट बातें बताता जा रहा हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टैक्सोनॉमिक का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स या ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी एनिमल्स नहीं, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग। तो इनकी ग्रुपिंग की जाती है उनकी मॉर्फोलॉजी के लिहाज से, उनकी एनाटमी के लिहाज से, उनकी सेल बायोलॉजी के लिहाज से, यानी कि मुख्तलिफ लिहाज से उनकी क्या की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है। इसका पूरा एक चैप्टर आगे मौजूद है जो कि डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्पीशीज़ के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, यूनिट होता है टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहलाता है स्पीशी। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा पॉपुलेशन लेवल। जब सेम स्पीशीज़ आपस में एक पार्टिकुलर हैबिटाट में रहते हैं तो उनको बोला जाता है पॉपुलेशन। और जब मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक पार्टिकुलर हैबिटाट में रहते हैं तो उनको कहा जाता है कम्युनिटी। जैसे अगर एक ही रूम के अंदर सिर्फ ह्यूमन्स मौजूद हैं, एक ही स्पीशीज़ मौजूद हैं, तो हम उनको बोलेंगे ये पॉपुलेशन है ह्यूमन की। लेकिन उसके अंदर और भी हम ऑर्गेनिजम्स को रख दें, कैट रख दी हमने, उसके साथ हमने रैबिट रख दिया, तो हम बोलेंगे कम्युनिटी
कम्युनिटी है यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सही, इसी तरह हमारे पास अगर एक ट्री है उसके ऊपर सिर्फ पैरट 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 बैठे हुए, हम बोलेंगे पॉपुलेशन ऑफ पैरट इन द ट्री। लेकिन अगर वहीं पर हमारे पास मुख्तलिफ बर्ड्स आ गए, जैसे पैरट आ गया, इसके साथ हमारे पास स्पैरो आ गया, क्रो आ गया, मुख्तलिफ हमारे पास आ गए बर्ड्स, तो हम बोलेंगे कम्युनिटी है बर्ड की ऑन द ट्री। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है इकोलॉजिकल सिस्टम। इकोलॉजिकल सिस्टम से मुराद ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जब इन्वायरमेंट में रहते हैं तो वो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है, ज़रूरी है, क्योंकि जब तक नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से हम इंटरेक्ट नहीं करेंगे हम सर्वाइवल नहीं कर सकते। हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, सही है। इसी तरह प्लांट को भी कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, नॉन लिविंग फैक्टर्स की हमें ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए, और यही कहलाता है इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन कहलाता है इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लास्ट लेवल जो है बायोस्फीयर लेवल। बायो मीन्स लाइव, स्फीयर मीन्स यानी कि अर्थ के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं स्फीयर, अर्थ की शेप स्फीयर है, तो वो पार्ट अर्थ का जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो कहलाता है बायोस्फीयर लेवल, और इसके अंदर मुख्तलिफ हैबिटाट आ जाते हैं और मुख्तलिफ इकोसिस्टम आ जाते हैं। तो ये तो हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अलावा हमारे पास एक और भी टॉपिक है इसके आगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके मैंने सारे डिफरेंस भी डिस्टिंग्विश करके अपलोड किए हुए हैं ताकि पेपर में आ जाएं तो आपको सारे डिफरेंस पता हो। अभी मैं बता दूं इनका मतलब क्या है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने, वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे अमीबा, पैरामीशियम एग्जाम्पल्स हैं इसकी, और इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, जो कि मल्टीपल सेल से मिलकर बने, एक से ज़्यादा सेल से, तो वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर अच्छा सेल जब मिलकर बनते हैं तो ये कंपोज करते हैं टिश्यूज़ को, फिर ऑर्गन को, फिर ऑर्गन सिस्टम को। इसके अंदर एग्जाम्पल हम ह्यूमन बींग्स की आ सकती है, फ्रॉग की आ सकती है, मुस्टर प्लांट जो बुक के अंदर भी इन्होंने दी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स आपस में मिलकर रहते तो हैं लेकिन कॉलोनी बनाकर, और इनके पास डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, यानी कि सब अपनी अपनी लाइफ अलग एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यूनिसेलुलर अपनी लाइफ अलग एग्जिस्ट करता है लेकिन वो अकेला होता है, इसे लेकिन ये अकेले नहीं होते बल्कि एक पूरी कॉलोनी बना लेते हैं और ये एक साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन कोई किसी के काम पे, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसके अंदर एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स की, और कुछ सम साइनोबैक्टीरिया भी इसके अंदर एग्जाम्पल आ सकती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास मस्टर्ड प्लांट को इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया था। मस्टर्ड प्लांट एक हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और इसके अंदर इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ब्रासिका कंपेस्ट्रस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते जा रहा हूँ। इसको अगर हम आम ज़बान में बोले तो हम इसको सरसों बोलते हैं आम ज़बान में। इसका यूज़ ये है कि इसका जो लीव जो है वो हमारे पास वेजिटेबल के तौर पे यूज़ किया जाता है, और इसकी जो सीड हैं उसको ऑयल के एक्सट्रैक्शन के तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे सरसों का तेल नाम सुना होगा, सरसों का साग जो कि सब्ज़ी वगैरह बनती है। इसके जो फ्लावर का कलर होता है वो येलोइश होता है, ज़्यादातर येलोइश कलर होता है, और वो सीड को प्रोड्यूस करता है इसका फ्लावर। इनके दो पार्ट हैं इस प्लांट के अंदर, एक है वेजिटेटिव पार्ट और एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में इनकी रूट, स्टेम और लीव्स आ जाती हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आ जाता है जो कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करती है वहाँ पे। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 मीटर होती है, और ये विंटर सीजन में ज़्यादा कल्टिवेटेड होता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फ्रॉग। फ्रॉग का बायोलॉजिकल नेम राना टिग्रीना है। ये भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि क्लास वर्टिब्रेट से बिलोंग करता है, और इसकी फाइलम वर्टिब्रेट से बिलोंग करता है, और क्लास एम्फीबियन से बिलोंग करता है। और इनकी पार्टिकुलर बात ये है कि ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। अच्छा, ये इनकी बॉडी की डिवीजन की बात की जाए तो ये बॉडी इनकी डिवाइड होती है हेड में और ट्रंक में। इनके पास नेक नहीं होती, और इनका हैबिटाट जो है वो मैंने बता दिया है, पानी पे भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी। ज़्यादा कॉमनली ये पाए जाते हैं स्टेगनेंट वाटर में, स्ट्रीम में, स्लो मूविंग स्ट्रीम जो होती हैं वहाँ पर, रिवर्स में पाए जाते हैं, पोल्स में पाए जाते हैं, पोंड में पाए जाते हैं, ज़्यादातर वहाँ पर पाए जाते हैं। इनके पास पूरा ऑर्गन सिस्टम मौजूद होता है, और साथ में जो ऑर्गन्स होते हैं वो टिश्यूज से कंपोज हुए होते हैं। और फूड ये जो खाते हैं यानी कि फीड अप करते हैं, जो वो करते हैं ये इंसेक्ट्स, ये स्मॉल इंसेक्ट्स को खाकर अपना गुजारा करते हैं। इसके बाद हमारे पास है अमीबा। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब अभी बताया, यानी कि एक सेल से मिलकर बनता है।
इसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते और इसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिलीमीटर के बराबर होता है और शेप इसकी इर्रेगुलर होती है। अच्छा, इसका जो हैबिटाट है वो स्टैग्नेंट वाटर है, स्लो मूविंग, शैलो पोन्स है, पोल है और इसके अलावा मड है। अगर इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इसके पास आउटर कवरिंग होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि मूवमेंट में मदद करती है मॉलिक्यूल्स की और साथ में ये प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को। अच्छा, साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है और इसके अलावा उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो आउटर कवरिंग पर पाया जाता है उसको एक्टोप्लाज्म बोलेंगे और जो अंदर की तरफ पाया जाता है उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं, वो सॉल पार्ट होता है। और जो एक्टोप्लाज्म होता है वो जेल पार्ट होता है। सेल ऑर्गेनेलीज भी अटैच होते हैं साइटोप्लाज्म के ऊपर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, फूड वैक्यूल्स, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म पे अटैच हुए हुए होते हैं इसके अंदर। अच्छा, अमीबा की एक ख़ास बात ये याद रखनी है कि अमीबा मूव करता है फॉल्स फीट से, जिसका नाम होता है सीडोपोडिया, यानी कि अमीबा मूव करता है सीडोपोडिया की मदद से। फिर इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एग्जाम्पल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी शेप की बात करें तो ये बहुत सारे यानी कि अबाउट 50,000 सेल्स आपस में मिलकर कॉलोनी बनाकर रहते हैं और ये स्फेरिकल कॉलोनी बनाते हैं, बिल्कुल एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाकर रहते हैं। इनका जो हैबिटाट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर हैबिटाट में आपको पाए जाते हैं। इनको सबसे पहले डिस्कवर किया था एंटोनी वन लेवनहुइक ने 1700 में। इनके पास फ्लैजीला होती है जो कि इनको मदद करती है मूवमेंट के अंदर, या फिर हमारे पास जो रोल करने के अंदर या फ्लो करने के अंदर, वाटर के अंदर जब फ्लो करते हैं तो इनके अंदर फ्लैजीला इनकी मदद करता है। इनके पास क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी बॉडी के अंदर ही बना लेते हैं। अच्छा, ये कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज़ नहीं करते, इसलिए ये हार्मफुल नहीं होते लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, किसी के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी। और इनको हमारे पास वो एल्जी, ग्रीन एल्जी का एंसेस्टर भी कंसिडर किया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये हमारे पास पूरा जो है समराइज पूरा वन शॉर्ट वीडियो हो गया चैप्टर 1 का। इसके अंदर आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और साथ में इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी मिल जाएंगे। यानी पेपर से पहले आपने आगे बार ये वीडियो देख ली तो आपके सारे जो कॉन्सेप्ट है वो रिफ्रेश हो जाएंगे और आप कोई भी एमसीक्यूज आएगा या कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अपनी वर्डिंग में भी करके लिख सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अगर कोई भी पॉइंट समझ ना आ रहा हो अभी भी इस वीडियो में भी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछें, आई विल रिस्पॉन्ड इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।